नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पोल खोलूंगा। आज आपके विशेष कार्यक्रम बुलेटिन 8 PM में, आपके पसंदीदा कार्यक्रम बुलेटिन 8 PM में अंध भक्तों और अंध भक्तों के पापा का खैर नहीं है। आज अंध भक्तों के पापा का खैर खिदमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडाराज के सरकार का खैर नहीं है। आज मैं इनका पोल खोलूंगा। लाइव पर हाजिर सुरेश पटेल साहब, R.K. प्रजापति साहब, सरदार सेना वाराणसी समेत आप तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस विषय पे चर्चा करना जरूरी है कि आखिर वर्तमान समय में बालिया साहब लिख रहे हैं जय भीम, रामू कन्नौजिया आजमगढ़ से लिख रहे हैं जय सरदार, आपको भी जय सरदार। सतेंद्र पटेल साहब लिख रहे हैं, अनुराग सचान साहब जय सरदार लिख रहे हैं, आपको भी जय सरदार। लाइव पर हाजिर मनोज पटेल जी आजमगढ़ से, आपको भी बहुत बहुत आभार, जय सरदार। विपिन वर्मा जी जय सरदार। नवरत्न पटेल साहब आप भी हैं निश्चित रूप से, मैं भी हूं, जय सरदार। अरुण पटेल जी आपको भी जय सरदार। इम्तियाज सिद्दीकी साहब आप लिखते हैं गुड जॉब, जय सरदार। जय संविधान, जय भीम। मनोज पटेल जी आजमगढ़ से लिखते हैं जय सरदार, जय संविधान, जय भीम, जय मंडल और जय 85। राजू जी लिखते हैं जय सरदार। नीरज शंकर साहब लिखते हैं जय सरदार। श्रवण कुमार कटियार लिखते हैं जय अर्जक, जय संविधान। राज पटेल जी जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। कमलेश वर्मा जी जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। जय भीम जय मूल निवासी एजाज अहमद जी आपको। वीरेंद्र सिंह चुरियाना जी साहब लिखते हैं जय वाल्मीकि, जय भीम, जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान। अजय पटेल साहब जय सरदार, जय सरदार। विकास सिंह साहब जय सरदार आजमगढ़ से। नवरत्न पटेल जी जय शिवाजी महाराज, जय सरदार। अब्दुल समद लिखते हैं नाइस। विपुल पटेल जी लिखते हैं जय सरदार। सूरज वर्मा जी लिखते हैं जय सरदार। एमडी जावेद जी लिखते हैं वेरी नाइस सर। सोनेलाल साहब लिखते हैं जय सरदार। सोनेलाल पटेल कुशीनगर। महेंद्र प्रसाद जी जय सरदार, जय भीम। इम्तियाज सिद्दीकी लिखते हैं मैं आप सर सऊदी से आपके शो में शामिल रहता हूं। इम्तियाज साहब आप सऊदी से देखते हैं बुलेटिन 8 PM, आपको बहुत बहुत आभार। दीपक पटेल जी, डॉक्टर SP सिंह पटेल साहब लिखते हैं आप हैं असरदार, जय सरदार। असरदार तो आप हैं साहब, मैं तो समाज का गुलाम हूं। अरुण पटेल साहब जय सरदार। कल्पेश प्रकाश जी लिखते हैं जय सरदार, जय भारत। संतोष पटेल जी आजमगढ़ से, आपका अभिवादन, जय सरदार, जय संविधान। संजय सिंह साहब जय सरदार, जय संविधान। जगत कुमार वर्मा जी लिखते हैं स्टॉप MRC, स्टॉप MRC 69,000 शिक्षक वैकेंसी, निश्चित रूप से आपके साथ हूं। अमित पटेल जी जय सरदार। संजय कुमार जी, राजेश जी, दिनेश जी, सत्येंद्र कुमार आजमगढ़ से, यदुवंशी राहुल जी जिंदाबाद।
दीपक कुमार जी, राजीव जी, बिहार से लाल जी वालिया जी, दिनेश ज्योति जी, सूरज वर्मा जी, आकाश सिंह जी, लाल बहादुर पटेल, कुंदन पटेल, विपुल मधुक जी, गजन वर्मा जी, प्रमोद कुमार वर्मा जी, संजय सिंह जी, संगीता पटेल जी, समर्थक आर.एस. पटेल, राजीव पटेल, राजू, जगदीश जयसवार और सूरज वर्मा जी, आप तमाम क्रांतिकारियों को दिल की गहराइयों से बुलेटिन 8 PM पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। गणेश जी लिखते हैं जय जय सरदार। राम नरेश पटेल साहब जय सरदार। एसएल यादव लिखते हैं लखनऊ से मैं आपके प्रोग्राम को देखता हूं। एसएल यादव साहब, यह प्रोग्राम आपका है बुलेटिन 8 PM। विनोद सिंह पटेल जियारफ साहब, बहुत शानदार, जय सरदार, बहुत असरदार। अरविंद पटेल, स्नातक MLC वाराणसी स्नातक खंड, आपका जय जय सरदार और आभार। रमेश यादव जी, सत्याकल जय सरदार जी, सत्य अकाल जी। श्रीमान जी, आप पिछड़ों के स्वाभिमान हैं, लिखते हैं कमलेश कुमार जी। साहब, मैं तो आप सबका गुलाम हूं, समाज का कायल हूं, वंचितों का नौकर हूं, बाकी आप सब लोग हमारी ताकत हैं। जय सरदार, जय संविधान। प्रीतम साहब, आकाश सिंह जी, राजीव जी, वीरेंद्र प्रताप राजभर साहब, अहिर सोनू यादव जी, संदीप सिंह जी, विनय विजय जी, प्रमोद कुमार जी, शोभनाथ जी, रण विजय जी, विपुल साहब, वीरेंद्र जी, राकेश यादव साहब, छोटे लाल जी, इम्तियाज सिद्दीकी, संतोष जी, जगत कुमार वर्मा जी, अजीत कुमार जी, प्रीतम पटेल और महेंद्र प्रसाद जी, मनोज यादव जी, संतोष पटेल आजमगढ़ से, प्रीति पटेल जी, आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बुलेटिन 8 PM पर स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आर.एस. चंद्रा साहब जय सरदार। संजय कुमार जी लिखते हैं जय सरदार सेना जिंदाबाद। नरेंद्र चौधरी जी जय सरदार बस्ती से। प्रमोद कुमार जी, सर वॉइस कम आ रही है। अच्छा, आपको वॉइस कम आ रही है, जरा वॉइस तेज करिए, वॉइस तेज करिए, वॉल्यूम तेज करिए। योगेश कुमार वर्मा जी, प्रशांत पटेल साहब लिखते हैं जय सरदार, मैं गोंडा से हूं। राहुल सिंह जी जय सरदार। पूरन सिंह, देश हित के बारे में कुछ बताएं जी। अरे देश हित पूरन जी तब होगा जब समाज के लोगों का हित होगा। समाज से देश है, देश मेरे लिए सर्वोपरि है। कुर्मी जितेंद्र जी, आदर्श पटेल पट्टी प्रतापगढ़ी जय जय सरदार। नरेंद्र चौधरी जी जय 85। संजय जी लिखते हैं इलाहाबाद से, इलाहाबाद कोराव से जय सरदार। कुरमुंशी जितेंद्र जी, सोच रहा हूं गाड़ी बेचकर घोड़ा खरीद लूं। संतोष जी, निश्चित रूप से आज ताकत है आप समाज की। संगीता जी इलाहाबाद से जय सरदार। पिंटू चौधरी जी, आदर्श पटेल प्रतापगढ़। टिंकू जी और तमाम देशवासियों, समाजवासियों और दलितों, पिछड़ों और कमेरों के आप सभी सिरमौर हैं। आप सबको बुद्धि सागर जी, सरदार सेना इलाहाबाद से। राजीव यादव जी, क्रांतिकारी साथी। डॉक्टर चौधरी विनय जी, गुरप्रीत सिंह जी, लुधियाना पंजाब से बुलेटिन 8 PM के प्रेमी साथी हैं। पंजाब से साथी, आपको जय संविधान, जय सरदार। आर.एस. चंद्रा जी, विपुल जी, मनोज जी, कुमार संतोष जी, माधव उर्दे जी, वीरोन जी और आदर्श पटेल साहब, आप सबको जय सरदार, जय संविधान, जय भीम के साथ अब अगली शुरुआत। आप तमाम साथी, तमाम बुलेटिन 8 PM के दर्शकों को बुलेटिन 8 PM परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। हम सब लोग मिलकर दलितों, पिछड़ों और कमेरों, शोषितों, वंचितों और मुसलमानों को, जो हमारे भाई हैं, हमें मिलकर एक रहना पड़ेगा और देश के सामंतवादी ताकत से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अब शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जंगल राज से। हो गया शेयर कर लीजिए। जंगल राज से शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम
नमस्कार आप सबको, जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर.एस. पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर आप सबको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इम्तियाज सिद्दीकी भदोई यूपी से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बुलेटिन 8 PM को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, क्योंकि यह इस समाज के वंचितों की आवाज है। करिए शेयर आज बुलेटिन 8 PM को, क्योंकि हम खोलेंगे यूपी के जंगल राज, हम खोलेंगे आज राम राज्य का जंगल राज का इतिहास, हम खोलेंगे आज भाजपाइयों के जंगल राज का इतिहास। और आज बुलेटिन 8 PM को आप दमखम से करें शेयर। यूपी में जंगल राज है, भाजपाइयों की सरकार में सबसे ज्यादा जंगल राज है। आप सबको मालूम हो, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, कानपुर के चौबेपुर थाना अंतर्गत एक जातीय आतंकवादी है, उसका नाम विनय दुबे है। विकास दुबे नामक जातीय आतंकवादी विकास दुबे कानपुर में बर्बर हत्या किया। कानपुर के अंदर चौबेपुर थाना अंतर्गत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया। 20 साल की क्राइम का लंबा इतिहास है। 20 साल के दौरान बसपा की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन इन 20 सालों में सरकार चाहे जिसकी रही, लेकिन जनेऊधारी, जनेऊ पहनने वाले, कहने को ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर जातीय आतंकवादी विकास दुबे ने बीते कल में 8 पुलिसकर्मियों, डिप्टी एसपी, सीओ, सब इंस्पेक्टर समेत एसआई, दीवान और सिपाहियों को AK-47 से भून दिया। सवाल है कि 2001 में राजनाथ की सरकार थी, तब भी भाजपा की सरकार थी, और जातीय आतंकवादी विकास दुबे ने उस समय ही राजनाथ सरकार के एक मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारा था, हत्या किया था। राजनाथ की सरकार में ब्राह्मण का कितनी ताकत है जरा सोचिए। ब्राह्मण परिवार में होना, ब्राह्मण का बिल्ला लग जाना, ब्राह्मण आपके ऊपर टैग लग जाना, कितनी बड़ी बात है ये समझिए। जातिवाद का असली खेल समझिए। सरकार भी बीजेपी की थी, बीजेपी के सरकार में ही राज्य मंत्री को गोली मार दिया, थाने में घुस के गोली मार दिया, थाने में घुस के गोली मार दिया। लेकिन उस समय कौन ऐसे लोग थे जिन लोगों ने विकास दुबे को बचाया? सीधे आरएसएस का हाथ था, सीधे आरएसएस के उन लोगों का हाथ था जहां पर राजनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन पंगु बन गए थे। विकास दुबे को पकड़ने में असफल थे, पकड़ तो लिए लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उस समय, अभी जरूरत नहीं है, उस समय आरएसएस के लोगों ने पीछे से ब्राह्मण होने पर हाथ लगा के रखा था कि नहीं नहीं, विकास दुबे मतलब हाथ नहीं लगाना। राजनाथ की सरकार ने भी हाथ नहीं लगाया। अरे तब भी भाजपा की सरकार थी और अब भी भाजपा की सरकार है। भाजपा के राजनाथ के सरकार में मंत्री को गोली मारा यही विकास दुबे है, और आज भी भाजपा की सरकार है। आज 8 पुलिस कर्मियों को गोली मारा वही विकास दुबे है।
है ना फक्र की बात। अरे फक्र नहीं, गडर के कीड़ों तुम्हें समझना पड़ेगा, संघियों तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो तुमने जाति के नाम पर जातिवादी आतंक पैदा किया, वो जातीय आतंक आज खुद तुम्हारे लिए नासूर बन गया है। वही विकास दुबे, वही कानपुर चौबेपुर थाना अंतर्गत रहने वाला विकास दुबे आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना है। क्यों बना, ये सवाल है। आज उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में सुलगती हुई सवाल। राजनाथ की सरकार में विकास दुबे को बचाया आरएसएस वालों ने, और आज योगी की सरकार में अब तक 48 घंटे, लगभग 40 घंटे बीत गए और अब तक विकास दुबे पकड़ में नहीं आया। तो सवाल है कि इंटेलिजेंस कहां है, सवाल है उत्तर प्रदेश की काबिल पुलिस कहां है, सवाल है कि काबिल पुलिस ही मारी गई, कहां गई तुम्हारा हिंदुत्व, हिंदुत्व के नाम पर जगलरई करने वाले। सवाल है जो ब्राह्मण समाज अपने आप को श्रेष्ठ समझकर अहंकार पैदा करता था, आज उसी ब्राह्मण समाज में आतंकवादी पैदा हुआ है। शर्म करना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले नेताओं को या डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। लेकिन अगर सोचिए विकास दुबे के जगह है यही कोई विकास यादव होता, विकास पटेल होता, विकास मौर्य होता, या विकास प्रजापति, विकास बिंद होता, विकास जाटव होता, विकास चमार होता, या मुसलमान समाज से इसका नाम विकासुद्दीन होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, यदि विकासुद्दीन होता, विकास यादव होता, ओबीसी एससी एसटी से कोई नाम होता, तो अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और भारत की जातिवादी मीडिया नंगा नाच कर रही होती और डिबेट चल रहा होता, और सिर्फ एक डिबेट चलता, केवल और केवल विकास यादव या विकासुद्दीन नाम का डिबेट चलता। और अब तक उत्तर प्रदेश सरकार उस जगलर को खोज निकाली होती अगर दलित पिछड़ा या मुसलमान होता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, या अब तक ऐसा नहीं हुआ। होगा कि नहीं पता नहीं, भविष्य के गर्त में है, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ। 40 घंटे बीत गए, अब तक क्यों नहीं हुआ। आज खोलूंगा योगी और भाजपा सरकार का पोल, आज खोलूंगा भाजपा सरकार का पोल, क्योंकि विकास यादव होता या विकासुद्दीन होता तो अब तक एनएसए लग गया होता, लेकिन एनएसए नहीं लगा, गैंगस्टर अब तक नहीं लगा, और विकास दुबे अब तक पकड़ते बाहर है। बाप रे बाप, सोचिए, डिप्टी एसपी, सीओ, दरोगा, सिपाहियों को मार डाला, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मार डाला, लेकिन अब तक पकड़ते बाहर है। वहरे रामराज्य, वहरे रामराज्य, यह रामराज्य है या जंगल राज? ऐसा रामराज्य है तो ऐसे रामराज्य पर मैं थूकता हूं, ऐसे रामराज्य को मैं थूकता हूं। क्या आप लोगों को ऐसा रामराज्य चाहिए? ऐसा रामराज्य नहीं चाहिए तो ठोक के शेयर करिए आज बुलेटिन 8 PM, ठोक के शेयर करिए। जातीय आतंकवादी पंडित विकास दुबे, तमाम उन जातीय आतंकवादियों के पास यह खबर पहुंचना चाहिए। ठोक के शेयर करिए, ठोक के शेयर करिए। संगीता पटेल जी लिखती हैं सरदार सेना जिंदाबाद, विनोद कुमार जी, एसएल यादव जी, अरविंद वर्मा जी, अंबेडकर नगर से विनय कुमार जी, एस के सुमन साहब, रवि पटेल और अशोक यादव जी, करिए ठोक के शेयर आज।
क्योंकि आज मैं जातिवादी सरकार का पोल खोलूंगा। सोचिए, राजनाथ के सरकार में यह गुंडा पैदा हुआ, मंत्री का हत्या किया, तो उस समय ही क्यों नहीं ठोक दिया गया? उस समय यह एनकाउंटर में क्यों नहीं मारा गया? उस समय एक मंत्री की हत्या हुई, तब भी नहीं मारा गया। तो आपको लगता है कि आज पुलिस कर्मियों की हत्या पर मारा जाएगा? पता नहीं, भविष्य के गर्त में है। सुनिए अगला सवाल, सुलगता हुआ सनसनीखेज सवाल है आज। आखिर 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे ने कैसे मारा? जातिवाद का काला सच ब्राह्मणवाद है, क्योंकि विकास दुबे की सूचना देने वाला, विकास दुबे के घर पे पुलिस फोर्स पहुंच रही है, यह बात लीक करने वाला थानाध्यक्ष जातीय आतंकवादी विनय तिवारी है। जितना दोषी विकास दुबे है, उससे ज्यादा दोषी विनय तिवारी है, जो थानाध्यक्ष था, सस्पेंड कर दिया गया है। जातिवाद का जहर इस प्रकार है कि 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या किया इसने, ब्राह्मण की हत्या किया था, लेकिन फिर भी इसको ब्राह्मण ही बचा रहे हैं। 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं इसके ऊपर, और 20 साल हो गया। 20 साल में जराइम की दुनिया में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम हो गया विकास दुबे का। अब सवाल है, सनसनीखेज सवाल, लगभग 20 साल जराइम की दुनिया में कैसे बचा रह गया विकास दुबे? क्या विकास यादव, क्या विकासुद्दीन होते तो क्या ये बचे रह जाते? सवाल है। सरकार किसी की हो, लेकिन ब्राह्मणवादी नेताओं का संरक्षण हमेशा रहा है विकास दुबे को। सरकार चाहे बसपा की थी तो भी बसपा का एक बड़ा मंत्री इसको बचा रहा था, भाजपा की सरकार थी तो भाजपा का बड़ा मंत्री इसको बचा रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ब्राह्मण मंत्री इसको बचा रहा था, और भाजपा की सरकार आई तो भी इसको बचाया जा रहा है। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के डर से इसके पहले भी भाजपा के एक खास नेता ने इसको अपने कार में बैठाकर कोर्ट में सरेंडर कराया था। 2017 में योगी सरकार में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था इसको, विनय दुबे को, विकास दुबे को लिया था, लेकिन सरकार के लचीले रवैये ने, या कह लीजिए कि सरकार के संरक्षण के कारण, योगी सरकार के संरक्षण के कारण इसे जमानत मिल गई। तो जा है कि नहीं जातीय आतंकवादी? अगला सवाल है, विकास दुबे के पास AK-47 कहां से आया? पुलिस के आने की खबर थानाध्यक्ष विनय तिवारी ने क्यों दिया? सवाल है, सुलगती हुई सवाल है। रंजन साहब, राजीव रंजन जी लिख रहे हैं, तिवारी देश के लिए बीमारी। हां, सच है, तिवारी देश के लिए बीमारी। अगला सवाल, पुलिस की हत्या के जुर्म में विनय तिवारी जो थानाध्यक्ष था, सबसे पहले इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? कल्पना करिए, यदि कोई यादव यस्सो होता, कोई मुसलमान यस्सो होता और कोई मुस्लिम, कल्पना करिए कोई मुसलमान यस्सो होता चौबेपुर का और कोई मुस्लिम अपराधी होता, तो अब तक पूरे देश की मीडिया इसको आतंकवादी गिरोह साबित कर देती कि नहीं करती? इस मामले को अब तक आतंकवादी घोषित कर दिया जाता कि नहीं कर दिया जाता? लेकिन यहां थानाध्यक्ष तिवारी और गुंडा दुबे, तो क्या कहा जाना चाहिए इसको? आप लोग तय करिए। आखिर चौबेपुर थाने का इंचार्ज के साथ कई पुलिसकर्मी भी, चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी के साथ कई पुलिसकर्मी और एसओ का भी, दरोगा का भी
जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग इसको संरक्षण दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा घटना है। सुनिए आज का खुलासा। अभी आज आपको न्यूज़ 24 का यह खुलासा बताता हूं। सुनिए यह वीडियो और शेयर करिए। कैसे इसको दिया जा रहा संरक्षण और कौन है मास्टरमाइंड, इस गुंडे का मास्टरमाइंड कौन है, इसको आप लोग स्वयं शेयर करिए और सुनिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। कानपुर में पुलिस पर हमला मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। विनय तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो विनय तिवारी ऑपरेशन के वक्त वहां पर मौजूद था, लेकिन बीच से भाग गया था। पुलिस ने उसको सस्पेंड भी कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि विनय ने ही विकास दुबे को पुलिस के आने की सूचना दी थी। तो एसओ विनय तिवारी शक के घेरे में है। के लोकल थानाध्यक्ष थे और उनको निलंबित किया जा चुका है। जिस समय ये मुठभेड़ हुई थी, जिस समय हमारे क्षेत्राधिकारी घिर गए थे बदमाशों के बीच में, उस समय इनके द्वारा मौके से ये भाग गए थे उच्च अधिकारी को छोड़ करके। और इन्होंने अगर अपराधियों का डट करके मुकाबला किया होता, फायरिंग की होती, तो शायद ये दुखद घटना ना घटित हुई होती। तो इनको इस लापरवाही के लिए निलंबित किया जा चुका है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अब जो शक की सुई है वो एसओ विनय तिवारी पर घूम रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कल से जब से इस पूरी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस और विकास के कनेक्शन पर जांच तेजी से आगे बढ़ी है, उसी के बाद विनय तिवारी को फिलहाल निलंबित किया गया है। और अभी जो प्राथमिक तौर पर जांच की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो संबंधित थाने हैं उसके पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पुलिस अधिकारी को सुना, उनका यह कहना था कि जब पुलिस और विकास की टीम का आमना सामना हुआ है, जब गोलियां आमने सामने चली हैं, तो उस दौरान कई सारे पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध हो जाती है। क्योंकि जब पुलिस टीम बिकरू गांव में पहुंची उसके पहले ही रास्ते को सील किया गया था। तमाम सारे विकास के जो साथी थे वो उनके साथ छतों पर मौजूद थे गांव के अलग अलग इलाकों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही विकास को इस बात की जानकारी थी कि पुलिस पूरी टीम के साथ उनके घर पर दबिश देने वाली है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और शायद यही वजह थी कि पहले रास्ते को जेसीबी से रोका गया और उसके बाद घर की छतों पर अत्याधुनिक असलहों के साथ विकास अपनी टीम के साथ मौजूद था। तो फिलहाल प्राथमिक जांच में संबंधित एसओ की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उनको सस्पेंड किया गया है। और उनके सस्पेंशन के साथ साथ उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि कहीं उनका विकास और उनके साथियों से कोई कनेक्शन तो नहीं था। दूसरी अहम बात यह भी है कि सिर्फ जो संबंधित एसओ जिनको निलंबित किया गया है उनके साथ जो भी पुलिसकर्मी उस थाने में काफी दिनों से तैनात थे, उनकी भूमिका की भी जांच में सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हो जिनकी विकास के संपर्क में रहे हो, या फिर इन एसओ के अलावा बाकी लोग जो हो वो विकास या उनकी टीम के संपर्क में रहे हो। तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है कि जब पुलिस टीम दबिश देने गई उसके पहले ही विकास को दबिश की जानकारी थी। और शायद यही वजह है कि इसमें 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा। फिलहाल आज 2 बड़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली है। पहली, बिकरू गांव में आरोपी विकास के घर को बुलडोजर से गिराया गया है, और दूसरी बड़ी कार्रवाई संबंधित एसओ को सस्पेंड किया गया है। अशोक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगी। तो आप देख पाए 2 बड़ी कार्रवाई। एक तो अपराधी का जो घर है वो बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तकरीबन 2 एकड़ में ये बड़ा घर बना हुआ था, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही जेसीबी मशीन है जिसके सहारे सहायता ली गई थी और पुलिस को रोकने की कोशिश की गई थी। अशोक, ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ा एक्शन है। कुछ कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई थी कि क्या उसमें भी कोई इनपुट मिला है? कब, किस समय, कैसे हेल्प की गई उस अपराधी की? देखिए, अभी चूंकि जो पूरी सर्विलांस टीम है वो कॉल डिटेल्स खंगालने के काम पे लगाई गई है। सिर्फ जो आरोपी विकास है उसकी कॉल डिटेल्स नहीं खंगाली गई है, बल्कि आसपास जो उसकी टीम के संपर्क में थे, जो लोग विकास के निकट माने जाते थे, उनकी भी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। तो प्राथमिक तौर पर अभी उसी कॉल डिटेल्स के आधार पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। उसके नेटवर्क को समझने की कोशिश जांच टीम की तरफ से की जा रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम अलग से गाँव और उसके आसपास के लोगों से पूछताछ कर काट दो, ऑन करो।
क्राइम ब्रांच की टीम ने जो विकास के घर में काम करने वाली रेखा नाम की महिला थी उससे भी पूछताछ की है। उससे भी प्रॉपर पूछताछ की जा रही है कि जब ये घटना घटित हुई तो किसने घर में विकास को इस बात की जानकारी दी कि वहां पर पुलिस की दबिश पड़ने वाली है, और दूसरा ये घटनाक्रम कैसे घटित हुआ, चूंकि रेखा लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसमें अपने बयान बदलते हुए सामने आ रही है। तो जो सर्विलांस टीम है उसको पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर के बिक्री गांव के आसपास जहां पर भी उसका मूवमेंट रहता था, जो लोग उसके संपर्क में रहते थे उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, और खासतौर पर स्थानीय गांव के बहुत सारे लोग जो उसके निकट माने जाते थे उनसे फिलहाल जो जांच टीम है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो गठित की गई है उसकी पूछताछ जारी है। बने रहे अशोक आप हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं गैस तो विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, शक के घेरे में है, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। उधर का नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि प्यारे साथियों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की पोल खोल रहा था। अब आगे देखिए, देश की भाजपा सरकार यानी मोदी की पोल खोलना बाकी है। बने रहिए वीडियो पर, क्योंकि अगला सवाल मोदी सरकार से है और आप सबसे अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM को करिए शेयर, बुलेटिन 8 PM को करिए फॉलो। अगला सवाल मोदी सरकार से है। अगला सवाल मोदी सरकार से है। उसको अगला सवाल मोदी सरकार से है। हिंदुत्व का चोला पहनकर हिंदुत्व के नाम पर या झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जिन लोगों ने देश को बर्बाद करने की कोशिश किया है, और चाइना के और भारत में हो रहे चाइना और भारत भिड़ंत, हमारे 20 सेना के जवानों को मारे जाने के बाद चिरपुटिया, हमारे 20 सेना के जवानों के मारे जाने के बाद मोदी ने कुछ चिरकुटिया टाइप के ऐप्स को बंद किया। उसने हमारे सेना को मारा, उसने हमारे सेना को बर्बाद किया, उसने पूरे देश में हमारे नक्शे पर दावा ठोका, हमारे सेना की हत्या किया चाइना ने। और हमारे पीएम है कि बड़की बड़की बात करके कुछ चिरकुटिया टाइप के ऐप्स को बैन करते हैं, और पागल अंधभक्त गडर के कीड़े सठिया गए, पगला गए अंधभक्तों का कहना है कि मोदी ने बड़ी कार्रवाई कर दिया। अरे बेशर्मो, नाली के कीड़ों, अंधभक्तों, तुम्हारे बाप ने यदि है औकात तो मैं अगली सवाल करने जा रहा हूं। अपने बाप से कर लेना सवाल और पूछना कि इस सवाल का जवाब कब दोगे मोदी जी। यह सवाल है आज। अगला सवाल है, दिल खोल के शेयर करिए बुलेटिन 8 PM को आज। अगला सवाल है, पेटीएम नाम सुना होगा आप लोगों ने। भारत में पेटीएम बॉय बने मोदी जी, याद है आप लोगों को। पेटीएम का प्रचार कर रहे थे मोदी जी पेटीएम के प्रचार करने के लिए नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट के लिए मोदी जी ने खूब तेजी से प्रचार किया था पेटीएम का। आप लोगों को मालूम है पेटीएम कौन है, पेटीएम क्या है? आज मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा मोदी के चालबाजी का, अंधभक्ति का, गडर के कीड़ों के जीवन का। आज मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। सुनिए और शेयर करिए। कुछ चाइनीज ऐप तो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन एक बार भारत की सबसे बड़ी चीनी कंपनी के बारे में जान लीजिए, और वह आपके फोन में मौजूद है, जो भारत की खुफिया जानकारी चाइना को दे सकता है, जिसको हिम्मत नहीं है मोदी जी को बैन करने की। आपके दुकान में मौजूद है, आपके फोन में मौजूद है, आपके जबान पे मौजूद है। नाम है पेटीएम।
चीनी कंपनी अलीबाबा की होल्डिंग वाली पेटीएम देश की सबसे बड़ी ई पेमेंट कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी ई पेमेंट कंपनी है। कुछ भोले भाले भारतीय लोग पेटीएम का मालिक विजय शेखर शर्मा को समझते हैं। विजय शेखर शर्मा मतलब पंडित विजय शेखर शर्मा पेटीएम का मालिक समझते हैं, क्योंकि वही इस कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक भी हैं भारत में केवल। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है? उनके पास कंपनी की मात्र 15.7% हिस्सेदारी है। कितना? यदि मान लें तो केवल 15.5%। यानी भारतीय कंपनी के रूप में पेटीएम के पास भारतीय निदेशक विजय शेखर शर्मा का, पंडित विजय शेखर शर्मा का 15.5% हिस्सेदारी केवल पेटीएम के पास है। वकील इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार पेटीएम की मुख्य कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम के कंपनी, मुख्य पेटीएम कंपनी का नाम है। यह सिंगापुर की कंपनी है। अब यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि अलीबाबा ने भी अपनी निवेश चीन की अपनी मूल कंपनी के जरिए नहीं किया है, बल्कि उसने पेटीएम में निवेश अपनी हिस्सेदारी अपनी सहयोगी कंपनी के रूप में किया है, जो सिंगापुर से अप्लाई होती है। लेकिन इस पेटीएम जैसे ऐप पर पूरा कमांड चाइना करता है। चाइना में कमांड होती है पेटीएम, उसके जरिए किया जाता है। पेटीएम में निवेश करने वाले कंपनी का नाम है अलीबाबा सिंगापुर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब आगे सुनिए, अलीबाबा ने नाम दिया सिंगापुर का, काम होता है चाइना में। नाम दिया सिंगापुर का, काम होता है चाइना में। व्यक्ति है चाइना का, हिस्सेदारी है चाइना की, पैसे जाते हैं चाइना को। अलीबाबा ने 2015 में पेटीएम में 41% हिस्सेदारी खरीदने की जो घोषणा की थी, दरअसल तभी अलीबाबा के जैक मा भारत में आए थे और मोदी जी से मिले थे। पेटीएम का असली आभार तो नोटबंदी के बाद से शुरू हुआ। उभार पेटीएम जो चीन के अलीबाबा की फंडिंग हासिल कर चुकी है, यानी पूर्ण रूप से चीन पर आश्रित पेटीएम, यानी चीनी कंपनी के रूप में पेटीएम ने भारत में अपनी 41% हिस्सेदारी निवेश किया है। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद दूसरे दिन ही पोस्टर बॉय बन गए पेटीएम के। याद है आप लोगों को, पेटीएम का पोस्टर बॉय मोदी जी, और आज वही पेटीएम का 41% हिस्सा चाइना के पास और केवल 15.5% हिस्सा भारत के पास। यानी अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो 2020 में चीनी अलीबाबा ग्रुप और उसकी सहयोगी एंड फाइनेंशियल के पास सबसे ज्यादा शेयर है। केवल दिखावे के लिए एक भारतीय कंपनी का नाम है जिसको मुख्य चेहरा भारत में बनाया गया है, पंडित शर्मा जी को। यानी भारत में भारतीयों के जेब पर डकैती करने का काम पेटीएम के माध्यम से चाइना कर रही है, और पेटीएम के प्रचारक देश के प्रधानमंत्री खुद मोदी जी हैं। तो मोदी जी शर्म से जरा झुक जाओ। कुछ चिटकुल्ले पेटीएम, कुछ चिटकुल्ले और चिरकुटे ऐप को बंद करा करके अपने अंड भक्तों और नपुंसक भक्तों से ताली मत पिटवाओ। यदि दम है तो करो पेटीएम बंद, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है रे अंड भक्तों। सवाल है आज, अगला मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं, बने रहिए थोड़ी देर तक और सुनिए आज बुलेटिन 8 PM का सच। पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट ने माना था, पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट ने माना था आरएसएस से है गहरे संबंध, और कहा था कि हमारे आरएसएस से है गहरे संबंध। क्या इसीलिए पेटीएम को बंद नहीं करने की ताकत है मोदी के पास? सवाल है कि पेटीएम
जिसकी कमाई केवल 15% भारतीय के पास है, केवल 15.5% पेटीएम की हिस्सेदारी भारत के पास है, बाकी ज्यादा हिस्सेदारी चाइना के पास है। लेकिन इसका जो जैक है वो आरएसएस है। इसलिए मोदी जी को औकात नहीं है पेटीएम बंद करने की, क्योंकि मोदी जी भी तो आरएसएस के चाटुकार और आरएसएस के गुलाम ही तो हैं। जैक मा चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के मालिक हैं। साफ है कि पेटीएम मार्केट में अब तक इतना इसलिए उछल पाया है क्योंकि वह चीन की सबसे बड़े महत्वपूर्ण अमीर जैकमा की कंपनी है। पेटीएम मार्केट में अब तक इतना इसलिए उछल पाया है कि उसके पीछे चीनी कंपनी अलीबाबा का इतना बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम काम करता है और जिसके पीछे भारत में आरएसएस काम करता है और आरएसएस को इसके बदले चीनी कंपनी अलीबाबा फंडिंग करती है। 30 करोड़ रुपया आरएसएस को कुछ दिन पहले ही शायद, बोलता हिंदुस्तान के अनुसार, शायद आरएसएस को फंडिंग हुई है। और पोल खोलूंगा, सुनिए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में कुछ आंकड़े गिनाते हुए कहा कि भारत की 31 यूनिकॉर्न कंपनियों में से कम आधी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें चीन की दिग्गज कंपनियां अलीबाबा और टेंसेंट से निवेश करती हैं। यानी भारत में 31 यूनिकॉर्न कंपनियां, नाम तो भारत का दिया लेकिन पैसा चीन का लगा है। उसके जो ऐप काम कर रहे हैं वो चीन के हैं, उसकी जो सॉफ्टवेयर काम कर रही है वो चीन की है और इसके पीछे आरएसएस है। चीनी मीडिया ने पेटीएम, जोमेटो, ओला का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में ऑनलाइन रिटेल पेमेंट, फूड डिलीवरी से लेकर कैब राइडिंग तक चीनी कंपनियों ने ही काम किया है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी चीनी कंपनियों का है। बंद कर दीजिए मोदी जी राइडिंग कंपनियों को, बंद कर दीजिए फूड डिलीवरी कंपनियों को। है औकात तुम्हारे बाप में अन्न भक्तों तो बंद करवा दो, लेकिन नहीं है रे कीड़े के गडर के कीड़ो तुम्हारे बाप में औकात। लेकिन पेटीएम का नाम लेते ही तथाकथित देशभक्तों की पैंट गीली हो जाती है। चीनी कंपनियों के बहिष्कार की भावना बदल जाती है। इन तथाकथित अंधभक्तों को मई 2018 में कोबरा पोस्ट ने लिखा था, एक स्टिंग किया था, ऑपरेशन किया था, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार पप्पू शर्मा ने खुफिया कैमरे के सामने हुई बातचीत में पेटीएम के सीनियर वीआईपी और विजय शेखर शर्मा के छोटे भाई अजय शेखर शर्मा ने आरएसएस के शीर्षस्थ से अपना संबंध बताया था, आरएसएस के मुखिया से अपना संबंध बताया था और कहा था कि पूरे भारत में हमारे कंपनी का डंका चलता है, इसमें आरएसएस का बड़ा योगदान है। लाखों ऐप यूजर आज चीनी कंपनी के तमाम ऐप यूज कर रहे हैं। मोदी जी इनका नाम कब लोगे? इस बातचीत में पेटीएम के अजय शेखर शर्मा ने कहा था कि मैं सच से संघ से जुड़ा हूं, कहा था कि मैं संघ से जुड़ा हूं। अपनी आरएसएस के साथ नजदीकियों का जिक्र करते हुए कहा कि पेटीएम और तमाम चीनी कंपनियां भारत में लॉन्च हुई हैं, उसके पीछे संघ है। सोचिए भारत में मकड़जाल कितना है, सोचिए भारत को बर्बाद करने वाली संघ की हाल कितनी है। अजय शेखर ने इतना ही नहीं आगे और बताया कि मेरी दोस्ती चाइनीज लोगों से ज्यादा है, भारतीय लोगों से कम है। उन्होंने कहा कि पेटीएम ही नहीं तमाम ऐसी कंपनियों में पार्टनर हूं जो चाइनीज हैं। तो अब सवाल है मोदी जी कि देश को कब तक धोखा दोगे, क्यों नहीं बंद कर देते? यानी अब आपको साफ नजर आ जाना चाहिए कि तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर भारत को बदनाम करने वाले इन तथाकथित झूठे पुलिंदे गडर के कीड़े राष्ट्रवादियों का पोल खोलना जरूरी है। इसलिए आज बुलेटिन 8 PM पर यह स्टिंग आपको सुनना जरूरी था। सुनिए अगला यह वीडियो, सुनिए यह वीडियो बिहार वाले महतो जी का। सुनिए यह
अंध भक्तों का और नाली के कीड़ों का किस तरह से बैंड बजाया जाता है, सुनिए, सुनाते हैं आपको बिहार वाले महतो जी का यह बयान। कुछ भी करेंगे, हम उनके साथ हैं, चाहे वो देश को बेच ही दे। बेच तो दिया ही है, बेच तो दिया है देश को। किसी को देख के देखो ना, हमारा कुत्ता भाव 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 करने लगता है। तो तुम्हें कोई सच्ची बात कहे, देश हित की बात कहे, तो उसी तरह कुत्ते की तरह गालियां देने चलते हो माँ बहन की माँ बहन। ये न्यू इंडिया में आवारा कुत्तों की जनसंख्या मोदी ने खूब बढ़ाई, योगी आदित्यनाथ ने खूब बढ़ाई है। खूब भागते हैं, खूब भोंकते हैं। चाइना को फर्क पड़ना है तो चाइना से एक एक व्यापार का संबंध बंद करे मोदी सरकार। लेकिन बंद करेगा कैसे? मोदी तो चीन का तलवा चाटता है, अमेरिका का तलवा चाटता है, झूला झूलता है, लक्ष्मण झूला। झूठ पे झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ के चाटना यदि कोई सीखे तो इन नेताओं से सीखे। इसीलिए बेस्या से भी गिरी हुई नेताओं का इमेज जनता के बीच में आप जैसे नेताओं ने फैलाया है। 56 इंच का सिर्फ जुबान है मोदी जी। मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया का 56 इंच का जुबान है। यही है असली वायरस, गोदी मीडिया। देश की अमन शांति की दुश्मन गोदी मीडिया। अगर कोई देश का दुश्मन है तो गोदी मीडिया है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। थूक के कोई चाटना मोदी से सीखे, अमित शाह से सीखे, राजनाथ सिंह से सीखे, रामदेव बाबा से सीखे और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पलटू बाबा से कोई सीखे, योगी आदित्यनाथ से कोई सीखे। अपनी ही जुबान से जो ये बोलते हैं, क्षण भर में ही यूं चुटकी बजाते पलट जाते हैं, उसे कहते हैं थूक के चाटना। आपको याद होगा अभी एक सप्ताह पहले रामदेव बाबा ने कोरोना वायरस का दवाई बनाने का दावा ठोक दिया कि एक सप्ताह के अंदर कोरोना वायरस का दवाई हमने सफलतापूर्वक बना लिया है और हमने 50 मरीजों के ऊपर इसका सफल प्रयोग किया है और सभी 50 के 50 मरीज सही होके गए हैं। लेकिन आज जब सरकारों ने और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया तो पलटते रामदेव बाबा को टाइम नहीं लगा। यही वो रामदेव बाबा है, साधु के भेष में, क्या कहूं, ठग बाबा कहूं, जुमलेबाज बाबा कहूं, जो 2013-14 के अंदर जब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते थे, यही बाबा दावा ठोकते थे कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक न्यूज चैनल पे, नेशनल पे आके उसके ऊपर बोलो बच्चों कैसी सरकार चाहिए, जो 75 रुपए डीजल बेचती है वो सरकार चाहिए, या जो आपको 30 से 35 रुपए में डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराएगी वो सरकार चाहिए। वो भूल गए, वो दावे भूल गए। आज वो रामदेव बाबा के मुख से एक लफ्ज नहीं कोई सुनते हैं, आते ही नहीं। ये वही नरेंद्र मोदी है, ये वही नरेंद्र। मैं आप सबको वो बताना चाहता था कि देखिए, नरेंद्र मोदी या अंधभक्तों के पापा का क्या हस्त है देश में। चारों तरफ लोग किस तरह थूक रहे हैं, कितना गिरोगे साहब।
कब तक देश को बेवकूफ़ बनाओगे साहब? देश को कब तक मूर्ख बनाओगे साहब? आज ज़रूरत है हमें आपको समझने की। अब ज़रूरत है, समय है बुलेटिन, कोरोना बुलेटिन का। भारत में कोरोना किस कदर पांव पसारा है सुनिए। 6,48,315 केसेज अब तक हो चुके हैं और अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 24 घंटे में 23,000 के आसपास, 22,700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आया 24 घंटे के अंदर और अब तक 18,655 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। 442 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है। एक तरफ देश में कोरोना है, दूसरी तरफ मोदी देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें तो लगता है कोरोना से भी खतरनाक मोदी सरकार है, योगी सरकार है। तो आपको कोरोना से तो लड़ना ही है, लेकिन योगी और मोदी के सरकार से भी लड़ना होगा आपको। बने रहिए बुलेटिन 8 PM के साथ, देखते रहिए बुलेटिन 8 PM। फिर होगी कल मुलाकात रात 8 बजे। तब तक के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि बुलेटिन 8 PM के इस पेज को शेयर करिए, इस पेज को लाइक करिए, बुलेटिन 8 PM के इस पेज को फॉलो करिए, मित्रों को बताइए, सच कहने की ताकत रखिए। और हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन, उसको लाइक, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको उसके बेल आइकन का घंटी दबाइए। बनिए समाज की आवाज़। बने रहिए बुलेटिन 8 PM पर। फिर कल होगी रात 8 बजे आपसे बात। तब तक के लिए नमस्कार।